कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अरोड़ा मेंसन एहसास रूहानी को लेकर अंदर की तरफ आया और फिर उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगा। बाकी की पूरी फैमिली भी वहां पर मौजूद थी और वो सब लोग अच्छे से अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। रूहानी को शकुंतला जी से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन आज शकुंतला जी ने उसे कुछ नहीं कहा तो वो कुछ देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। एहसास रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, डिनर करने के बाद बाहर वॉक के लिए चलना है या फिर सीधा ऊपर रूम में जाना है? रूहानी धीमे से बोली, 10 मिनट वॉक पर चलेंगे। एहसास मुस्कुराया और फिर एक बार फिर से डिनर करने लगा। जैसे ही उनका डिनर खत्म हुआ, एहसास रूहानी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर आया। 10 मिनट उन्होंने वॉक किया। इन 10 मिनट में रूहानी बार बार एहसास की तरफ देख रही थी। एहसास के लिए उसके दिल में अब जो भी एहसास थे वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे थे। 10 मिनट बाद एहसास उसे वापस रूम में ले आया और फिर उसे बेड पर लिटाकर खुद कैबिनेट की तरफ जाने लगा। रूहानी को लगा शायद वो सोफे पर जा रहा है। वो झट से बोली, आप सोफे पर सो रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास ने जाकर कैबिनेट खोल लिया और फिर पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों रूह, मैं भला सोफे पर क्यों सोने लगा और तुम भी सोफे पर जाकर क्यों सोओगी? उसके सवाल पर रूहानी के पास कोई जवाब नहीं था। वो इसलिए बेचैन हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एहसास अकेला सोफे पर सोएगा और वो बेड पर। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सोचकर ही वो सच में बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी। शायद उसे एहसास की आदत हो रही थी या फिर जो तड़प इतने महीनों से उसके दिल में प्यार की और सुकून की थी वो उसे एहसास से मिल रहा था, तो वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। उसने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया और बोली, कुछ कुछ नहीं, वो मैं बस यूं ही पूछ रही थी आपसे कि आप सोफे पर सोने वाले हैं क्या? एहसास जल्दी से बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अब मेरी रूह के बिना नींद ही नहीं आएगी जब तक मैं अपनी रूह को अपनी बाहों में भरकर नहीं सोऊंगा। मैं पूरी रात जागता रहूंगा, लेकिन मेरी आंखें बंद नहीं होगी। उसकी बात पर रूहानी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। एहसास अब अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दिया और फिर अच्छे से बेड पर लेट गया। रूहानी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। एहसास कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा। वो भी जानना चाहता था कि जैसे वो अपनी रूह के लिए बेचैन हो जाता है, वैसे वो उसकी रूह अपने एहसास के लिए बेचैन होती है या नहीं। और तकरीबन 5 मिनट उसे यूं ही देखते रहने के बाद रूहानी ने जब उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया तो एहसास तुरंत बोला, और मत तड़पाओ ना। रूहानी का दिल थक सा रह गया। वो बेहद धीमी आवाज़ में बोली, मुझे मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। एहसास ने अपना हाथ धागे की तरफ रखा और बोला, सच में तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बोलते हुए अब उसने अपने पैरों को भी थोड़ा सा फैला लिया था। रूहानी को और भी ज़्यादा बेचैनी होने लगी। उसने बेडशीट पर अपना हाथ कस दिया था और एहसास की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। कुछ पल तो रूहानी यूं ही अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर अचानक ही वो एक झटके से एहसास के सीने से आकर लग गई। एहसास के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपना हाथ रूहानी की पीठ पर रख दिया और फिर दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, नींद आई भी है या नहीं? रूहानी उसके सीने से लगी हुई ही बोली, पता नहीं। एहसास एक बार फिर से बोला, लाइट ऑफ करूं या नहीं? रूहानी एक बार फिर से बोली, पता नहीं। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कब तक मेरे सीने में अपना चेहरा छुपा कर रखोगी? ऊपर देखोगी भी या नहीं? रूहानी ने अब एक बार फिर से कहा, पता नहीं। एहसास अब खुद थोड़ा पीछे हुआ और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे प्यार करने लगी हो ना रूहानी के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। वो खुश थी लेकिन चाह कर भी कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, बस इतना बता दो, पता है या पता नहीं? रूहानी कुछ भी बोल नहीं पाई और अब एहसास ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। उसने एक बार फिर से रूहानी को अपने सीने से लगाया तो रूहानी ने उसके सीने पर अपने हाथ कस दिए।
उसे एहसास की धड़कनें महसूस हो रही थी और एहसास अपनी रूह की धड़कनों को महसूस कर सकता था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ रूह, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? रूहानी धीमे से बोली, पता नहीं। एहसास ने बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया और बोला, बहुत जल्दी तुम्हें सब पता लगेगा रूह, बस थोड़ा सा वक्त और उसके बाद तुम्हारे पास मेरे हर एक सवाल का जवाब होगा। रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसके सीने से लगी रही और फिर कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। एहसास उसके सोने के बाद भी ना जाने कितनी देर तक उसके बालों को यूं ही सहलाता रहा और फिर उसे भी नींद आ गई। आज तो वो निष्कर्ष के पास नहीं गया था, लेकिन कल उसे निष्कर्ष के पास जाना था। उसके पास निष्कर्ष की सारी इन्फॉर्मेशन थी, पर सिर्फ रूहानी की तबीयत के चलते वो वहाँ नहीं गया था। लेकिन अब कल उसे निष्कर्ष के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता था। सुबह का वक्त, रूहानी की आंखें खुली और उसने एहसास की तरफ देखा। वो अभी भी एहसास के सीने से लगकर ही सो रही थी। एहसास ने एक पल के लिए भी उसे अपनी बाहों से अलग नहीं किया था। अब रूहानी अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए कुछ पल उसकी तरफ देखती रही। वो खुद से ही बोली, एहसास तो हमेशा मुझे स्पेशल फील करवाते हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्यों ना मैं उनके लिए उनकी स्पेशल ग्रीन टी लेकर आऊं जो वो सुबह उठते ही पीते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। ये बोलकर वो बेड से उठने लगी, लेकिन जैसे ही वो करवट लेकर अपने पैरों को बेड से नीचे रखने लगी, एहसास ने तुरंत उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूहानी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसकी पीठ अब एहसास के सीने से लगी हुई थी और एहसास का हाथ अब उसके पेट पर और भी ज़्यादा कसने लगा था। उसने अपने दूसरे हाथ से रूहानी के बालों को उसकी पीठ से हटाया और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा तो रूहानी के रोंगटे खड़े होने लगे। सुबह सुबह एहसास का उसके साथ ही रोमांस करना उसे एक अलग ही एहसास दे रहा था। वहीं एहसास ने अब उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया था। रूहानी की पीठ एहसास के सीने से लगी हुई थी और एहसास ने अपना हाथ उसके पेट पर और भी ज़्यादा कस दिया था। रूहानी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं एहसास उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए तुम्हें मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है रूह। तुम यूं ही मेरे सीने से लगकर मेरे साथ सोई रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यकीन करो मेरा, सच में ये सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत सुबह है। उसकी बातों ने अब रूहानी का दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़काना शुरू कर दिया था। वो उसे अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। एहसास ने अब उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। रूहानी ने अपनी नज़रों को झुका लिया था। एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो रूह। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तो जैसे रूहानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी खूबसूरती 1000 गुना बढ़ गई। वो धीमे से बोली, मुझे शावर लेने जाना है। एहसास मुस्कुराया और बोला, मैंने कब मना किया, चली जाना, लेकिन 5 मिनट और रूह, बस अपने 5 मिनट मुझे दे दो। वैसे भी आज मुझे ऑफिस जाना है और तुम्हें घर पर रहना है, तो पूरा दिन मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ रूह। रूहानी जल्दी से बोली, मेरी तबीयत सही है, मैं ऑफिस जा सकती हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ ऑफिस ले चलिए ना, मैं घर पर क्या करूँगी। एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आराम करोगी, अगर बोरिंग फील हो तो मुस्कान के साथ कोई मूवी देख लेना। दादी माँ तो इधर उधर की मूवीज़ देखती हैं, इसलिए उनके पास मत जाना, लेकिन मुस्कान अच्छी मूवीज़ देखती है। अगर कुछ खाने का या कुछ बनाने का मन हो तो मॉम है ना, उनसे कहना, वो तुम्हारा अच्छा खासा टाइम पास भी करवा देंगी और तुम उनसे कुकिंग क्लासेस भी ले सकती हो। वैसे तो मैं जानता हूँ मेरी रूह को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों में मॉम का टेस्ट चाहिए रूह। उसकी बात पर रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और उसकी इस हरकत पर एहसास के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई थी। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे जिम एरिया में जाना है रूह, पहले मैं वॉशरूम चला जाऊं। रूहानी ने एक बार फिर से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। एहसास कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जब से तुम यहाँ पर आई हो तो मैं अपने हिसाब से ही तुम्हें सब चीज़ें ला देता हूँ,
लेकिन मैंने कभी तुमसे तो पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। बताओ मुझे रो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? रूहानी तुरंत बोली, नहीं तो सब कुछ तो है मेरे पास, बिना कुछ कहे आपने सब ला दिया है एहसास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोलते जा रही है, उसकी सांसों ने एकदम से गहरा होना शुरू कर दिया था और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वहीं उसके बिना अपनी बात पूरी किए भी एहसास उसकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया और बोला, जब मैं जिम एरिया से आऊँगा तो तुम फ्रेश होकर नीचे किचन में जाना, वहाँ से मेरे लिए प्रोटीन शेक बनाकर लेकर आना। बनाकर लेकर आओगी ना रूहानी जल्दी से बोली, लेकिन मुझे प्रोटीन शेक नहीं बनाना आता। एहसास मैं कैसे बनाऊंगी? एहसास हल्का सा मुस्कुराकर बोला, प्यार से, और मुझे नहीं लगता है कि प्यार से कोई भी चीज़ बनाई जाए तो वो गलत बन सकती है। बाकी सर्वेंट होंगे वहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए। ये बोलकर अब उसने उसके गाल को हल्का सा थपथपाया और फिर वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला गया। रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो यूं ही बेड पर लेटी रही। उसे अपने बदन में एक अलग ही एनर्जी सी फील हो रही थी, जैसे कुछ तो था उसके अंदर जो काफ़ी वक्त से मिसिंग था। लेकिन अब जैसे वो खुद को ही फील करने लगी हो। इतने दिनों से वो बस सांस ले रही थी और अपनी ज़िंदगी काट रही थी, लेकिन अब जैसे वो अपनी ज़िंदगी जीने लगी हो। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट विला, जहाँ पर एक शख्स आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। लेकिन तभी एक लड़की दंदनाते हुए कमरे में आई और अगले ही पल उसने उस लड़के के ऊपर से ब्लैंकेट खींच लिया। वो लड़का गुस्से से चिल्लाया, यार तुम पागल हो गई हो क्या दिव्या? सुबह सुबह ऐसे कोई उठाता है क्या? और अभी तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 8:30 बजे हैं और तुमने मुझ पर से ऐसे ब्लैंकेट खींच लिया? अभी कुछ घंटे पहले ही तो मैं सोया था। दिव्या गुस्से से निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता भी है आज क्या है? उसकी बात पर निष्कर्ष ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। दिव्या दांत पीसते हुए बोली, आज 27 मार्च है निष्कर्ष, और आज बैंक वाले हमारा ये प्राइवेट विला भी हमसे छीन लेंगे अगर हमने उन्हें उनके लोन के पैसे नहीं दिए तो। ये आखिरी चीज़ है जो हमारे पास है, वो भी हमसे छीन ली जाएगी, और ऐसे में तुम आराम से सो रहे हो? सीरियसली तुमने सोचा भी है अगर हमें इस प्राइवेट विला से निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? निष्कर्ष ने होठों को गोल कर एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, डोंट वरी, मैंने कुछ इंतज़ाम किया है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए हमारे इस प्राइवेट विला की नीलामी रुक जाएगी और हम यहाँ पर रह जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। दिव्या के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। निष्कर्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सही समझ रही हो, तुम्हें कुछ लोगों को खुश करना है। एक पार्टी है, काफ़ी रिच है, मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में उसका नाम आता है। एक रात के वो 20-25 लाख दे देगा, तो वो पैसे हम बैंक वालों को दे देंगे। हाँ, करोड़ों का लोन है, 20-25 लाख से क्या ही होगा, लेकिन कुछ दोनों की मोहल्लत तो मिल ही जाएगी। उसकी बात पर दिव्या गुस्से से बोली, हाउ डियर यू निष्कर्ष, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं किसी के साथ इस तरह से नाइट स्पेंड करूंगी? मैं तुम्हें कोई बाजारू लड़की लगती हूँ क्या? तुम्हारे लिए मैंने अपने हस्बैंड को धोखा दिया, ना जाने कितने ही लड़कों को छोड़ा, और तुम मुझसे ये सब काम करवाने वाले हो? निष्कर्ष तुरंत बोला, देखो मेरे सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने हस्बैंड के साथ भी तुमने 2-4 रातें बिताई है ना? तुम उससे प्यार तो करती नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सको इसलिए पूरी तरह से उसकी वाइफ बनने के लिए ही तुमने उसके साथ वो सब किया था। तो अब क्या हो रहा है? समझ लेना कि अपने इस हस्बैंड के साथ एक रात बिता रही हो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना तुम इशू बना रही हो। दिव्या गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए नहीं होगी बड़ी बात, लेकिन मेरे लिए है। यूं ही किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करने वाली मैं, बेशक से फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे नहीं पता तुम हमारे इस प्राइवेट विला की नीलामी होने से रोकेगे, लेकिन कैसे ये तुम जानो। मेरे साथ तो जो होगा सो होगा। मीडिया में मैं तुम्हें भी किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। बता दूंगी उन्हें कि कैसे तुम भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे और उनका सब कुछ लूट कर उन्हें पागल करके छोड़ देते थे। उसकी इस बात पर निष्कर्ष गुस्से से चिल्लाया, वो सब भी मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, तुम्हारी बहन के लिए। दिव्या सार्कास्टिकली हंसते हुए बोली,
लेकिन ये बात मीडिया वाले तो नहीं जानेंगे ना, वो तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाएंगे। अगर तुम मेरी इज्जत का सौदा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी इज्जत नीलाम क्यों नहीं कर सकती। अब तुम सोचो कि तुम्हें करना क्या है। निष्कर्ष, क्योंकि अगर मैं कहीं की नहीं रही तो तुम भी कहीं की नहीं रहोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और निष्कर्ष गुस्से से उसे जाते हुए देखने लगा। उसने एक बार फिर से अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और वो भी बहुत जल्द, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हद से ज़्यादा परेशानी झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ एहसास अपने जिम एरिया में था और रूहानी नहा धोकर किचन में चली गई थी। एहसास ने तो उसे कहा था कि वो फ्रेश होकर किचन में चली जाएगी, लेकिन रूहानी ने अच्छे से सावर लिया था और अब वो किचन में सर्वेंट की हेल्प से एहसास के लिए प्रोटीन शेक बना रही थी। प्रोटीन शेक बनाने के बाद जब उसने ज़रा सा टेस्ट किया तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये एहसास रोज़ पीते हैं क्या? वो सर्वेंट अपना चेहरा हाँ में हिलाकर बोली, जी हाँ, वो ये रोज़ पीते हैं। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, तभी कभी कभी कड़वी बातें करते हैं। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, लेकिन एहसास सर तो कभी कड़वी बातें नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आपसे कब कड़वी बात की? उसकी बात पर अब रूहानी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि एहसास ने सच में उससे कभी कोई कड़वी बात नहीं की थी। लेकिन अब वो अजीब सी नज़रों से उस सर्वेंट को घूरने लगी। वो सर्वेंट तकरीबन 20-21 साल की लड़की थी। रूहानी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, तो उनकी ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में ज़्यादा बातें करना भी ज़रूरी नहीं है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हाँ नहीं तो। उसकी बात पर वो सर्वेंट अजीब सी नज़रों से उसे देख रही थी और दरवाजे पर खड़ी मानसी जी को हंसी आ रही थी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि रूहानी को जलन भी महसूस हो सकती है। वहीं रूहानी अब दरवाजे की तरफ घूमी। उसने जैसे ही मानसी जी को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो थोड़ा डर गई थी। मानसी जी जल्दी से बोली, मैंने कुछ नहीं सुना। उसकी बात पर रूहानी हल्का सा मुस्कुराई। तभी मानसी जी आगे बोली, और कुछ जलने की स्मेल भी नहीं आ रही है। उनकी ये बात सुनकर रूहानी के चेहरे का रंग एक बार फिर से उड़ गया था। वो जल्दी से बोली, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोटीन से खराब हो जाए। मैं जल्दी से ये एहसास को देकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग गई और मानसी जी अब और भी ज़्यादा हंसने लगी। वो सर्वेंट मानसी जी के पास आई और मासूमियत से बोली, मेरा यकीन कीजिए मालकिन, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने तो बस इतना कहा था कि एहसास सर कभी भी कड़वी बातें नहीं करते हैं। जब वो गुस्से में होते हैं तो भी वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। मानसी जी ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, जब बात औरत के पसंदीदा मर्द पर आती है ना, तो उसे किसी गैर लड़की के मुंह से उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लगती। उनकी इस बात पर वो सर्वेंट हल्का सा मुस्कुराने लगी। रूहानी अपने हाथ में प्रोटीन शेक लेकर जिम एरिया की तरफ आई, जहाँ पर एहसास जिम लगा रहा था। इस वक्त वो पुशअप कर रहा था और खुद को सामने मिरर में भी देख रहा था, क्योंकि जिम की हर एक दीवार पर मिरर लगा हुआ था। रूहानी ने दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ झांक कर देखने लगी तो उसकी नज़र सीधा उस मिरर पर गई जिसमें पहले एहसास खुद को देख रहा था और अब उसकी नज़रें रूहानी की तरफ थी। उसे देखकर एहसास एक पल के लिए रुक गया था। रूहानी अंदर की तरफ आई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा, क्योंकि एहसास इस वक्त सिर्फ अपने शॉर्ट में था और उसकी बॉडी पूरी पसीने से भरी हुई थी। उसने एसी भी ऑफ कर रखा था। रूहानी अंदर की तरफ आकर अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगी। अभी अभी जिस सर्वेंट ने उसके सामने एहसास की तारीफ की थी और उसे जो फील हुआ था, उसके बाद उसका दिल थोड़ा बेचैन सा हो रहा था। एहसास अब एक झटके से ऊपर की तरफ उठा और फिर रूहानी की तरफ आया। वो रूहानी के सामने खड़ा हुआ और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसने प्रोटीन शेक को भी अपने हाथ में पूरी तरह से कस लिया। रूहानी की सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया। वो धीमे से बोली, आप ये प्रोटीन शेक पी लीजिए, मैं चलती हूँ। ये बोलते हुए वो जैसे ही जाने लगी, एहसास दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे प्रोटीन शेक तो ला दिया है, प्लीज़ ये पसीना भी साफ़ कर दो ना। आई मीन सामने टॉवल रखा है उससे। मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, वरना मैं कर लेता। रूहानी ने पीछे टेबल की तरफ देखा जहाँ पर सच में टॉवल रखा था। उसने वो टॉवल उठाया और फिर एहसास की चेस्ट पर आया पसीना साफ करने लगी।
उसे एहसास के बालों का पसीना भी साफ करना था, क्योंकि उसके बालों से वो पसीने की बूंदें लगभग से टपक रही थी। एहसास ने अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया तो रूहानी उसका सर भी साफ करने लगी। उसके दिल के तार इस वक्त छनछना रहे थे और उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। एहसास का उसके करीब आना उसे एक अलग ही फीलिंग दे रहा था। अब एहसास थोड़ा सा दूर हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे प्रोटीन शेक काफ़ी अच्छा बनाया तुमने। सर्वेंट से हेल्प ली थी या फिर खुद से बनाया? रूहानी तुरंत बोली, पूरी तरह से मैंने बनाया, बस थोड़ी सी हेल्प ली थी। एहसास को सोचते हुए बोला, मतलब अब मेरी रूह मुझे हैंडल कर सकती है? उसकी बात पर रूहानी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। एक बार वो फिर से बोली, मैं चलती हूँ। एहसास ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और वो पीछे दीवार की तरफ ले जाने लगा। रूहानी ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और एहसास की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? एहसास ने उसे पीछे दीवार से लगाया और बोला, थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने जिम में कर ली, अब सोच रहा हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं तुम पर कर लूँ। रूहानी तुरंत बोली, प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए ना एहसास, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। ये बोलते हुए वो बहुत ही मासूम लग रही थी और एहसास तुरंत उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैंने कहा कुछ ऐसा वैसा क्या रूह, मैं तो बस एक्सरसाइज करने की बात कर रहा हूँ। ये बोलते हुए अब उसने प्रोटीन शेक साइड में रख दिया और फिर रूहानी की पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। रूहानी के दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर आ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और अब एहसास उसे लेकर पीछे की तरफ अपने कदम लेने लगा। वो धीरे धीरे अपनी सीट पर आया और फिर अचानक से उसने रूहानी को गोल घुमा दिया, जिससे अब रूहानी नीचे ज़मीन की तरफ थी और एहसास उसके ऊपर झुका हुआ था। एहसास का एक हाथ रूहानी की पीठ पर था और दूसरा उसने नीचे ज़मीन पर रखा और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कसकर पकड़ो। उसकी बात पर रूहानी ने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया। अगर वो उसे छोड़ता तो वो ज़मीन पर गिरती, क्योंकि एहसास ने अपने दोनों हाथ अब नीचे ज़मीन पर रख दिए थे। रूहानी के पैर एहसास की कमर से लिपटे हुए थे और उसकी बाहें उसके गर्दन से, और अब एहसास उसे लेकर पुशअप्स लगाने लगा था। रूहानी को डर लगने लगा था। वैसे तो वो जानती थी कि एहसास उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने देगा। अचानक ही रूहानी हल्का सा दर्द से कराह उठी तो एहसास तुरंत रुक गया और जल्दी से ऊपर की तरफ उठा और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें दर्द हुआ क्या? रूह, मुझे बताओ कहाँ दर्द हुआ, तुम्हें पेन किलर दूँ क्या? रूहानी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ एहसास, मैं तो बस यूं ही ड्रामा कर रही थी, आपको देख रही थी कि मेरे दर्द से आपको कितना फ़र्क पड़ता है। एहसास उसके सवाल पर एकदम से चौंक गया। आज तक रूहानी ने कभी उससे ऐसा सवाल किया नहीं था। रूहानी अब फिर से मुस्कुराई और बोली, पता नहीं क्यों ऐसा है, वैसे तो निष्कर्ष पति है ना मेरे, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्हें मेरे दर्द से फ़र्क पड़ता है। पर आप तो मेरे पति नहीं है ना, आपसे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है ना। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे और एहसास ने तुरंत उसे कंधे से पकड़ लिया था, क्योंकि रूहानी की हालत को वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। एक बार फिर से रूहानी अपने दिमाग पर लोड लेने लगी थी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला छाने लगा था। उसे चक्कर आने लगे थे। जैसे ही वो नीचे ज़मीन पर गिरने लगी, एहसास ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओह गॉड, तुम क्यों अपने दिमाग पर इतना लोड लेती हो रो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? ये बोलते हुए उसने उसे पूरी तरह से अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे अपने रूम में लेकर आया। तकरीबन 10 मिनट बाद ही रूहानी को होश आ गया था और एहसास इतने वक्त तक उसका हाथ थामे उसकी बगल में ही बैठा रहा। रूहानी जो अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखी और बोली, मुझे क्या हुआ था एहसास? मुझे अपना सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? जब भी मैं इस कर्ज के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सर में दर्द क्यों होने लगता है? उसके सवालों का एहसास के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो मुस्कुराया और उसके हाथ को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए बोला, ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि शॉपिंग पर चलोगी क्या? रूहानी मायूसी से बोली, मैं नहीं जा सकती एहसास, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एहसास तुरंत बोला, कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लग रहा तो जब शॉपिंग पर चलोगी तो अच्छी अच्छी ड्रेस, ज्वेलरी और बाकी सब चीज़ें देखकर खुद ब खुद अच्छा लगेगा।
तुम बस मुझे 15 मिनट दो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। ये बोलकर उसने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया और फिर बिस्तर से उठकर सीधा वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद रूहानी सोच में पड़ गई थी। वो खुद से ही बोली, मुझे आजकल निष्कर्ष की याद क्यों नहीं आती? मैं तो उनके बिना एक पल भी नहीं रहती थी। जब वो ऑफिस से आने में लेट हो जाएं तो मुझे उनके लिए टेंशन होने लगती थी, लेकिन अब तो मैं उन्हें फ़ोन भी नहीं करती हूँ। मैंने कितने वक्त से निष्कर्ष से ढंग से बात भी नहीं की है, उन्हें देखा भी नहीं है और इस वजह से मैं उदास भी नहीं हो रही हूँ। मैं तो एहसास के साथ अच्छे से रह रही हूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं तो निष्कर्ष से प्यार करती हूँ ना, तो फिर मुझे उनकी याद क्यों नहीं आ रही है? ये बोलते हुए वो रोने लगी थी। कुछ देर बाद एहसास वॉशरूम से बाहर निकला। उसने रूहानी को भी रेडी होने को कह दिया और खुद भी रेडी होने लगा। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए और फिर अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर वहाँ से मॉल के लिए निकल गए। अब लगभग से 11:30 बज गए थे। जैसे ही एहसास अपनी गाड़ी मॉल की तरफ घुमाने लगा, उसके पीछे गाड़ी में बैठे एक शख्स की नज़रें रूहानी की तरफ गहरी हो गई। वो शख्स कोई और नहीं, निष्कर्ष था, जो अपनी आंखें फाड़ कर रूहानी की तरफ देख रहा था। उसे इतनी लग्जीरियस गाड़ी में देखकर ही निष्कर्ष के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो इस वक्त एक कैब में था, क्योंकि उसकी खुद की तो अब इतनी औकात रही नहीं थी कि वो एक गाड़ी भी अफोर्ड कर पाए। उसने जल्दी से ड्राइवर को एहसास की गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा, तो एहसास की गाड़ी मॉल के पार्किंग एरिया में रुकने के बाद उसके ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी। वो निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोला, आप जल्दी से मेरा भाड़ा दीजिए साहब, मुझे और भी राइड उठानी है। निष्कर्ष ने जल्दी से अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और उस ड्राइवर को दे दिए। एहसास रूहानी के साथ गाड़ी से बाहर आया और फिर दोनों एक्सलेटर की तरफ बढ़ गए। निष्कर्ष ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। वो गहरी सांस लेकर बोला, रूहानी और एहसास अरोड़ा के साथ ये कैसे हो सकता है? एहसास अरोड़ा तो मुंबई का ही नहीं, वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। उसके साथ रूहानी क्या कर रही है? कहीं इन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ये सोचते हुए उसने ना जाने आगे क्या कुछ नहीं सोच लिया था। उसकी आंखों के सामने अब तरह तरह के सीन चलने लगे थे, लेकिन उन सब में एक सीन बहुत कॉमन था और वो था एहसास और रूहानी का रिलेशनशिप में होना और फिर उस रिलेशनशिप का फ़ायदा निष्कर्ष को होना। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। वो तुरंत बोला, मुझे पता था मेरी लॉटरी लगने वाली है, लेकिन ये लॉटरी इस रूहानी की वजह से लगेगी ये मैंने नहीं सोचा था। पर पता नहीं अब ये मेरे जाल में फंसेगी या नहीं। मुझे पता लगाना होगा कि ये अभी भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। अगर ये मुझसे प्यार करती है तो कसम से इतने पैसे वसूल लूँगा ना इससे कि यह एहसास अरोड़ा खुद खाली हो जाएगा। वैसे भी ये रूहानी पहले भी अपना सब कुछ मुझ पर लुटाती थी और अब भी ये अपना सब कुछ मुझ पर लुटाएगी और अच्छे से लुटाएगी। ये बोलते हुए निष्कर्ष के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ एहसास रूहानी का हाथ पकड़कर मॉल में घूम रहा था। सामने ही उसे एक क्लोथिंग स्टोर नज़र आया, तो वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, चलो सबसे पहले हम दोनों तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे ड्रेस लेने चलते हैं। ये बोलकर वो रूहानी को क्लोथिंग स्टोर में ले आया और फिर वहाँ पर एक सेल्स गर्ल रूहानी को तरह तरह की ड्रेस दिखाने लगी। वो उसे इंडियन, वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न तीनों तरह की ड्रेसेस दिखा रही थी। एहसास भी उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहा था। रूहानी उसे रोक रही थी कि उसे इतनी सारी ड्रेसेस नहीं लेनी, लेकिन एहसास मान ही नहीं रहा था। उसने रूहानी के लिए तकरीबन 15 ड्रेसेस सेलेक्ट की और फिर रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, इन सब का साइज़ सेम है, लेकिन ये सब तुम्हें फिट आएंगी या नहीं, इसके लिए तुम एक ड्रेस तो ट्राई करनी ही पड़ेगी रूह। उसकी बात पर रूहानी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसे ऐसे ट्रायल रूम में ड्रेस ट्राई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बेमन से ही सही उसने एक ड्रेस उठाई और फिर उसे लेकर ट्रायल रूम में चली गई। वहीं उस स्टोर में एक शख्स घूम रहा था जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो शख्स कोई और नहीं, निष्कर्ष ही था। वो जल्दी से ट्रायल रूम की तरफ आया और रूहानी को ढूंढने लगा। वहाँ पर सारे ट्रायल रूम बंद थे, लेकिन सिर्फ एक ट्रायल रूम अंदर से बंद था और उसे देखते ही निष्कर्ष को अंदाज़ा हो गया था कि रूहानी इस ट्रायल रूम में होगी। उसने जल्दी से अपना हाथ दरवाजे पर रखा और दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, दरवाज़ा खोलो रूहानी, मुझे तुमसे बात करनी है।
निष्कर्ष की आवाज़ सुनते ही अंदर खड़ी रूहानी की आंखें बड़ी हो गई और वो थर-थर कांपने लगी। अब तक वो सिर्फ उस आवाज़ को इमेजिन कर रही थी, लेकिन अब वो आवाज़ उसे क्लियरली सुनाई दे रही थी तो उसका हाल बुरा होने लगा था। उसकी धड़कनों ने तेज़ होना शुरू कर दिया था, उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा था। निष्कर्ष ने एक बार फिर से दरवाज़ा नॉक किया और बोला, दरवाज़ा खोलो रूहानी, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है ना? ये बोलते हुए निष्कर्ष की आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी ताकि उसकी आवाज़ बाहर किसी को सुनाई ना दे, और अगर गलती से उसकी आवाज़ एहसास को सुनाई देती फिर तो उसका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। वहीं रूहानी ने अपना सूखता हुआ गला तर किया और धीमे से बोली, निष्कर्ष। ये बोलकर उसने अंदर से दरवाजे की नोक पर अपना हाथ रखा और फिर उसे खोला तो दूसरे ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने निष्कर्ष नहीं बल्कि एहसास खड़ा था और उस ट्रायल रूम के पीछे वाली दीवार पर निष्कर्ष पूरी तरह से चिपका हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था क्योंकि जैसे ही रूहानी ने दरवाज़ा खोला वहां पर कदमों की आहट हुई। निष्कर्ष तुरंत छुप गया और अब एहसास रूहानी के सामने खड़ा था और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, अभी तुमने कपड़े भी चेंज नहीं किए रूह, और दरवाज़ा भी खोल दिया, ये क्या बात हुई रूह, कम से कम चेंज तो करो। रूहानी धीमे से बोली, वो निष्कर्ष ने कहा दरवाज़ा खोलने के लिए तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। एहसास हल्का सा मुस्कुराया, वो जानता था कि रूहानी कभी भी निष्कर्ष को इमेजिन कर सकती है तो वो मुस्कुराते हुए बोला, फिलहाल यहाँ पर निष्कर्ष नहीं है रूह, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, बट डोंट वरी, निष्कर्ष बहुत जल्दी आएगा। तुम पहले अच्छे से ये ड्रेस ट्राई करके देखो, हमें बाद में और भी शॉपिंग तो करनी है। उसकी बात पर रूहानी ने अपना चेहरा हामी हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब एहसास उसे छोड़कर गया ही नहीं, वो वहीं पर खड़ा रहा तो निष्कर्ष को भी मजबूरन उस दीवार के पीछे छुपकर खड़ा रहना पड़ा। लेकिन उसके दिमाग में सवाल ये घूम रहा था कि एहसास क्यों कह रहा था कि निष्कर्ष बहुत जल्दी आएगा, और वो निष्कर्ष के बारे में कैसे जानता है। एहसास ने रूहानी को कपड़ों की शॉपिंग करवा दी थी और अब वो उसे ज्वेलरी शॉप पर लेकर जा रहा था और निष्कर्ष अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहा था। और जब उसने एहसास और रूहानी को ज्वेलरी शॉप पर जाते हुए देखा तो वो खुद से ही बोला, मुझे पता लगाना होगा कि क्या अभी भी मैं रूहानी की लाइफ में एग्जिस्ट करता हूँ, और अगर करता हूँ तो कैसे और कितना। उसके बाद ही मैं अपना आगे का प्लान चल सकता हूँ। मुझे सब पता लगाना होगा कि रूहानी मुझे अभी भी कितना प्यार करती है और एहसास ने क्यों कहा कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। ये बोल पर वो भी उनके पीछे ज्वेलरी शॉप पर आ गया। एहसास और रूहानी दोनों ज्वेलरी देख रहे थे और तभी एहसास को रूहानी के लिए एक मंगलसूत्र पसंद आया। वो उन दोनों की शादी के बारे में सोच रहा था तो उसका मन कर रहा था कि वो यही मंगलसूत्र रूहानी को शादी के वक्त पहनाएगा। रूहानी सामने की तरफ खड़ी थी जहाँ पर सेल्स गर्ल उसे ब्रेसलेट दिखा रही थी, लेकिन रूहानी को अजीब हिचकिचाहट हो रही थी। कपड़ों के लिए तो उसे पता ही नहीं चला कि उसने जो ड्रेस ली है वो एक एक ड्रेस तकरीबन लाखों की है, लेकिन सोने के बारे में तो वो साफ जानती थी कि सोना इस वक्त आसमान छू रहा होगा, तो ऐसे कैसे एहसास से इतनी महंगी चीज़ें ले सकती थी। इसलिए वो थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन तभी एहसास उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। रूहानी काउंटर के सामने खड़ी थी और काउंटर पर ही मिरर रखा हुआ था जिसमें ज्वेलरी पहनने के बाद खुद को देख सकते थे, और अब एहसास ने वो मंगलसूत्र जो उसने रूहानी के लिए पसंद किया था वो उसकी गर्दन पर रखा और उसे मिरर में देखने लगा तो रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल वो तुरंत एहसास की तरफ घूम गई और जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर, आप कैसे इस मंगलसूत्र को मेरी गर्दन से लगा सकते हैं। आप जानते हैं ना मैं निष्कर्ष की बीवी हूँ, मुझे मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ उनका है। उसकी बातें सुनते हुए एहसास चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। रूहानी को आंखों में नमी तैर गई थी, वो एहसास और निष्कर्ष में हद से ज़्यादा उलझती जा रही थी। उसने आज ही फैसला लिया था कि वो निष्कर्ष को एहसास के बारे में सब कुछ बता देगी और निष्कर्ष के पास चली जाएगी। वो निष्कर्ष को धोखा नहीं दे सकती है और इसलिए वो एहसास के साथ थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। एहसास उसके करीब हुआ और बोला, रिलैक्स रूह, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रूहानी बोली, मुझे अब यहाँ से कुछ नहीं लेना, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर ले चलिए सर। एहसास ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम मुझे अब दोबारा सर क्यों बोल रही हो रूह, प्लीज़।
रूहानी झट से बोली, क्योंकि आप मेरे सर ही हैं, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच। मैं अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी निष्कर्ष के साथ जी रही थी, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से आ गए और आपने मुझे उलझा कर रख दिया। अब पता नहीं मेरे दिल में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मुझे बस निष्कर्ष के पास वापस आने का इंतज़ार है। जब वो वापस आकर मुझे आपके घर से ले जाएंगे तो उसके बाद मैं आपकी कंपनी में जॉब भी नहीं करूंगी। मैं निष्कर्ष को धोखा नहीं दे सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना वक्त भी मैं आपके साथ हूँ, प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए। मैं सच में निष्कर्ष से बहुत प्यार करती हूँ सर। ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगी थी और अब वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। एहसास ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ जानता हूँ रो, तुम निष्कर्ष से बहुत प्यार करती हो, लेकिन यही प्यार तो तुम्हें भूलना होगा ना। जब वो इंसान तुम्हारे प्यार को डिज़र्व ही नहीं करता तो क्यों तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो। पिछले 6 महीनों से तुम एक इमेजिनेशन की दुनिया में हो, जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम निष्कर्ष के साथ हो, लेकिन कब तक ये चलेगा। अब वक्त आ गया है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकालना होगा। मुझे लगता है मुझे खुद ही तुम्हें निष्कर्ष का सच बताना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पड़े मंगलसूत्र की तरफ देखा और फिर तुरंत उसे लेकर बाहर की तरफ निकलने लगा। बाहर निकलते हुए उसने स्टोर के मैनेजर को इशारा कर दिया था। पेमेंट अब खुद ब खुद स्टोर पर हो जाने वाली थी। वहीं उसके बाहर निकलते ही निष्कर्ष, जो एहसास से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था, उसने एक गहरी सांस ली। एहसास और रूहानी की बातें सुनकर उसका तो दिमाग घूमने लगा था और फिर बाद में उसने जो एहसास की बातें सुनी, उसके बाद तो उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके छोड़ने के बाद रूहानी का ये हाल था। वो इमेजिनेशन की दुनिया में जी रही थी। उसे लगता था कि निष्कर्ष उसके साथ है। वो तुरंत स्टोर से बाहर निकला और फिर बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली। वो खुद से बोला, इट मीन्स मेरे छोड़ने के बाद रूहानी पागल हो गई थी। सीरियसली, कोई भला कैसे ही किसी से इतना प्यार कर सकता है। बट वो तो लगती भी प्यार में पागल थी। पर मुझे क्या, मुझे तो अब उसके इसी पागलपन का फ़ायदा उठाना है। अब आएगा मज़ा। तुम मुझे सुना रही थी ना दिव्या, लेकिन अब तुम खुद दौड़ती हुई मेरे पास आओगी। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने मुंह भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब मुझे रूहानी चाहिए। ओह गॉड, मुझे तो वो रातें याद आ रही है जो मैंने रूहानी के साथ बिताई। नहीं, अब मुझे वो सब मेरी ज़िंदगी में वापस चाहिए और उसके साथ साथ चाहिए एहसास अरोड़ा की प्रॉपर्टी मुझे। ये बोलकर वो शैतानों की तरफ हंसने लगा था। तभी उसके दिमाग में एहसास की बात गूंजने लगी। एहसास ने जाते जाते कहा था कि वो बहुत जल्दी निष्कर्ष का सारा सच रूहानी को बता देगा। मतलब निष्कर्ष के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना था जिससे रूहानी पूरी तरह से उसके कब्जे में आ जाए। और उसे अब बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उसे करना क्या है। वही एहसास रूहानी को ढूंढ रहा था, जो पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक्सलेटर की तरफ गई, जहाँ रूहानी एक्सलेटर से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। वो अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाती, लेकिन फिर खींच लेती और फिर किसी तरह उसने हिम्मत कर अपना पैर एक्सलेटर पर रखा। लेकिन अगले ही पल डर के मारे वो पीछे की तरफ हटने लगी तो उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिरने लगी। लेकिन एहसास ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। रूहानी का दिल तो धकसा रह गया था। उसे तो लगा जैसे ये पल उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल हैं। लेकिन अब एहसास ने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में समेटा हुआ था। रूहानी की आंखें बंद थी और अब उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला। बिना अपनी आंखों को खोले भी वो महसूस कर सकती थी कि वो किसकी बाहों में है। वो एहसास की तरफ देखते हुए रोने लगी थी और एहसास जल्दी से बोला, चुप, बिल्कुल चुप, खबरदार, अब अगर एक लफ्ज़ भी अपने होठों से निकाला तो। ये बोलकर उसने पूरी तरह से रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया। रूहानी इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन सा फील कर रही थी। उसने अपना चेहरा एहसास के सीने से लगा लिया और बस रोने लगी। एहसास को दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन रूहानी का रोना ऐसा था जो उसका सीना चीर कर रख देता था। वो जल्दी से रूहानी को लेकर लिफ्ट एरिया की तरफ आया और फिर वहाँ से पार्किंग एरिया की तरफ आ गया। उसने रूहानी को गाड़ी की सीट पर बिठाया और फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा। रूहानी अपना चेहरा झुकाकर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे
और अब एहसास ने अपना हाथ उसके चेहरे के नीचे किया, जिससे रूहानी की आंखों से गिरते हुए आंसू उसके हाथ पर गिरने लगे। रूहानी ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। एहसास ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों इतनी टेंशन लेती हो मेरी जान, क्यों इतना सोचती हो तुम? अच्छा, तुम ये चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो ठीक है, मैं रहूंगा तुमसे दूर। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ना ही तुम्हारे करीब आऊँगा और ना ही तुमसे कोई फालतू की बात करूँगा। लेकिन प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता रूह। उसकी बातें सुनकर रूहानी और भी ज़्यादा सिसकने लगी। एहसास ने अब उसके बिल्कुल करीब होकर उसका चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया और उसी पल रूहानी का सिसकना बंद हो गया। लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे और अब एहसास ने उसके चेहरे पर झुककर उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए। रूहानी को जैसे अपने दिल के अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। एहसास उसकी आंखों को चूमने के बाद अब उसके गालों पर आया और फिर बड़े ही प्यार से उसके होठों को भी हल्का सा चूम लिया। रूहानी ने अपना हाथ तुरंत एहसास के सीने पर रख दिया था और अब एहसास हल्का सा पीछे की तरफ हटा और बोला, घर चलें। रूहानी ने अपना चेहरा ना में हिलाया। उसका रोना अब पूरी तरह से बंद हो गया था, एक भी आंसू अब उसकी आंखों से बाहर नहीं आ रहा था और एहसास उसकी इस हालत को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। जहां रूहानी के दिल ने तो एहसास को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए उसे चाहिए भी एहसास था और एहसास के साथ साथ उसके एहसास भी चाहिए थे। लेकिन दिमाग उसका अभी भी निष्कर्ष की तरफ जा रहा था, इसलिए वो परेशान हो रही थी और एहसास अब यही सोच रहा था कि वो कैसे रूहानी की परेशानी को परमानेंटली दूर करे, क्योंकि अब वो भी ये खेल नहीं खेलना चाहता था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल का पार्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एहसास अपनी रूहानी को निष्कर्ष के चंगुल से, उसकी यादों के, उसके इमेजिनेशन के चंगुल से बचाने के लिए क्या करने वाला है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करती हूँ कहानी का पार्ट आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।